हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आप सभी का अभी 10th का जो है साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें मैं आपको कराऊंगी आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है साइंस का, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आज करेंगे यहाँ पे डिस्कस। आपको मैं थियोरेटिकली आज पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी चैप्टर्स को, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है फोकस ऑन स्टडी के नाम से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इन नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का हम चैप्टर लेंगे जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आपने अपनी प्रिपरेशन तो अच्छे से कर ही ली होगी। ये हमारा एक कह सकते हैं हम एक क्विक रिवीजन है जो एंड में आपको बस एक बार रिवाइज करके इसमें से जाना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पढ़ भी चुके होंगे आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसी भी पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये एक वायर है मेरे पास, ये क्या है, कोई भी हमारे पास एक वायर है, ठीक है। तो इस वायर का कुछ ना कुछ एरिया होगा। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट चार्ज, यूनिट टाइम। जैसे 1 सेकंड के अंदर मैं बात करूं, ये वायर है, इस वायर की मैं अगर बात करूं कि इस वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, आप सभी ने पढ़ा होगा, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से हम, या इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं कैपिटल क्यू से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन यूनिट टाइम। आगे चलते हैं। आगे है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूअस और एक क्लोज पाथ, एक इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जो लगातार भी हो और क्लोज्ड भी हो, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कॉन्टिन्यूअस एंड closed path of an electric current। जैसे आपने देखा होगा, ये आपका मान लो स्विच है, यहाँ ये बटन्स लगे हैं, यहाँ से आपके मान लो फैन तक भी कोई, यहाँ ये आपका कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, यहाँ तक भी अगर आपका चार्ज जा रहा है तो देखो ये क्लोज ही तो है, आगे ओपन तो नहीं, या फिर कहीं पे भी जा रहा है, तो ये कनेक्टेड है, क्लोज्ड है और लगातार है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे चार्ज मैंने बताया आपको, हम Q से डिनोट करते हैं, T फॉर टाइम। तो अब क्या है, देखो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम। क्या होती है? कूलम।
टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये इनकी मेज़र करने की यूनिट्स हैं। आगे देखते हैं हम, आगे आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो आपका कोई भी वायर है, ये आपका है वायर, ठीक है, ये ए पॉइंट है वायर का, ये बी पॉइंट है। आपको चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ काम कराना पड़ेगा चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए। जो वो काम किया गया है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या, मैं इसको आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या बताया मैंने आपको कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, हमने जो वर्क किया है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, वही आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हो जाएगा आपका वर्क डन, जो हमने काम किया है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ जो कि इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। अभी मैंने पीछे आपको वर्क की यूनिट क्या बताई थी, कूलाम बताई थी। अच्छा, एक और जो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो, क्या है, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्ट मीटर किसके काम आता है, वोल्ट मीटर, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज लर्न रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, जो आपका ये वोल्ट मीटर है ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ऑलवेज कनेक्टेड। अच्छा, एक आपका डिवाइस और है, एमीटर। एमीटर का यूज़ कहाँ होता है, ये मेज़र करता है आपका करंट। ये भी क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमेशा आपका किस में कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ओम्स लॉ। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं ये क्या कहता है। जो आपका ओम्स लॉ है ये रिलेशनशिप बताता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। किसके बीच में, गिव्स a relationship between current and potential difference। अब ये कहता क्या है वो देखते हैं। आपकी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन बताता है। मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे भी बताया है कि करंट को हम डिनोट करते हैं I से और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। तो देख लेते हैं ये आपका ओम्स लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एक कंडक्टर है, मान लो आपको पता होगा कंडक्टर इंसुलेटर्स का। मान लो ये क्या है, आपका एक कंडक्टर है। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है,
वो होता है आपका कंडक्टर। तो एक कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो होता है आपका, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मान लो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये ही बात आपको याद रखनी है। डेफिनेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, द करंट flowing, the current flow through the conductor through a conductor is directly proportional to potential difference। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जो आपका करंट जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ये कहना क्या चाहता है इस बात से कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। ये तो दिखती सी बात है। एक बात बताओ, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसको फ्लो कराने के लिए काम भी तो उतना ज़्यादा ही करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस वही तो होता है कि करंट को मूव कराने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए हमें जो काम करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब जितना ज़्यादा हम चार्ज फ्लो करा रहे हैं उतना ज़्यादा आपका करंट फ्लो हो रहा है और उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है। अब आगे क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात सेम है। अब देखो ये एक सिंबल है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोलते हैं। ये सिंबल जब हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू IR। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हट गया है यहाँ पे, तो ये जो R आया है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ तक आपको समझ आया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रेजिस्टेंस। सारी चीज़ें आपको पता चल गई कौन सा क्या है। यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि R की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, ये I इसके अपॉन में चला जाएगा, तो V अपॉन I इक्वल्स टू R। ये फॉर्मूले आपको ज़रूर याद करनी है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो करंट बराबर है क्या, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। आपने एक ये पढ़ा है, ठीक है। आपको चार्ज दे दे, आपको टाइम बता दे, तो आप करंट इजीली निकाल सकते हो। इसके उल्टा अगर आपको मैं कहूँ कि चार्ज निकालो, ठीक है, करंट दे दिया आपको और टाइम दे दिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, I इंटू टी बराबर है चार्ज। ये एक फॉर्मूला आपको यहाँ से और मिल गया। इसके अलावा हमें और क्या पढ़ा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर है वर्क डन अपॉन क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ से भी आप बाकी की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। एक अभी हमने पढ़ा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से R की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I इक्वल्स टू R। क्लियर। आगे देख लेते हैं। इसके बाद बात आती है रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी, अभी देखो ये रजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का जितना रेजिस्टेंस होता है ना, पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ या एरिया, जिसमें भी रजिस्टिविटी पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है, रेजिस्ट करना किसी चीज़ को। रेजिस्ट मतलब रोकना, यानी कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। क्या, इट स्टॉप्स भी हम कह सकते हैं, इट स्टॉप्स द, स्टॉप तो बिल्कुल रोकना हो जाएगा, रेजिस्ट, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को ये रोकता है। अब देखो ऐसे ही देखो, अगर मैं बात करूं
कंडक्टर्स की, किसकी? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होता है तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है? करंट कम फ्लो होता है, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ। क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल आपकी क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम पर मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। और आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की, ये इधर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और उसकी यूनिट हो जाती है आपकी ओम। क्या हो जाती है? ओम। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है? ओम मीटर। अभी देखो आपके जो ये आपका रेजिस्टेंस है, हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या? आपके जो रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। किसकी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। एक फैक्टर तो ये हो गया आपका लेंथ। इसके बाद आता है एरिया। क्या? एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब आप समझते हो कि अगर ये एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया घटेगा, या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वायर छोटी बड़ी हो गई है, नो, ऐसा नहीं होता है। एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है और एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बात आप समझ गए? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। तो हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर दो। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आपको समझ आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ से हटेगा आपका ये कांस्टेंट। आपको मैंने पीछे भी बताया है, ये कांस्टेंट रिमूव करके क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा, वो है रो, L/A। ये रो क्या है? जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी। ये यही है रो। समझ आया आपको? जो मैंने आपको ऊपर बताया था रजिस्टिविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो। ये कहाँ से आई है? ये यहीं से। तभी तो मेजर ऑफ रजिस्टिविटी या द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज रजिस्टिविटी। समझ में आया आपको बात ये? अब अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू, इक्वेशन को हम रीअरेंज क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L। ये आपकी रो की क्या आ गई है? इक्वेशन। इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ R आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। R आपका रेजिस्टेंस, A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L आपकी लेंथ है और रो आपका रेजिस्टिविटी है। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ये ओम का सिंबल है। आगे देख ले, आगे है आपका
इलेक्ट्रिक पावर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? देखो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। भाई हम जिस रेट पे अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं वो हमारी पावर होती है। कोई जल्दी फिनिश कर लेता है, कोई लेट करता है, ये उन सब की अपनी अपनी पावर है। तो अगर मैं ये तो था पावर, अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम। हर यूनिट टाइम में हम जितना काम कर लेते हैं, जिस स्पीड से काम कर लेते हैं, वो हमारे क्या हो जाती है? पावर। इसका मैं फॉर्मूला देखूं तो पावर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि P इक्वल्स टू W अपॉन T। P इक्वल्स टू W अपॉन T, ये आपका पावर का हो गया है फॉर्मूला। आगे देखते हैं, यहाँ से देखो हम और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है जो वर्क होता है वो क्या होता है? V इंटू आई। देखो ये निकला कैसे है, आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। हमने पीछे पढ़ा कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ये हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं V की वर्क की वैल्यू निकालूँ तो ये इधर चला जाएगा। इधर जाने के बाद ये क्या बन जाएगा? V इंटू टी बराबर है वर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वर्क किया गया है किसको फ्लो कराने में? आपके करंट को फ्लो कराने में, करंट आई को फ्लो कराने में। तो ये वर्क क्या हो जाएगा आपका? V इंटू आई इंटू टी। इसको आप इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 क्या है? ये है वर्क की। अगर मैं वर्क का ये आपको मिल गया है तो इसमें अगर मैं पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? P बराबर है V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कट जाएगा तो पावर का एक और फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? V इंटू आई। अगर आपको पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस दे दें और करंट दे दे तो भी आप पावर निकाल सकते हो। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं पावर को निकालने के फॉर्मूले ऑल्सो। देखो, हमने अभी पढ़ा कि पावर जो है V इंटू आई है। ये अभी हमने ये पढ़ा है हमने, पावर बराबर V इंटू आई। पर हमने ये भी पढ़ा है कि R बराबर है किसके होता है? V अपॉन आई के। ओम्स लॉ में से हमने ये निकाला था। अगर अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँ? यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ V पुट करते हैं पहले, तो यहाँ से V की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? आई आर, ठीक है। अब इस हम आई आर को यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? आई आर मल्टीप्लाई बाय आई। तो क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। ये और आपका पावर का एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। ऐसे ही अगर मैं देखूं, दोबारा हम लिख लेते हैं ये थर्ड फॉर्मूले के लिए। पावर इक्वल्स टू V इंटू आई तो हमने पढ़ ही लिया। R इक्वल्स टू V अपॉन आई भी हमने पढ़ लिया। पहले मैंने वैल्यू निकाल ली V की, अब मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ I की। तो क्या आ जाएगा? ये R नीचे आ जाएगा तो I इक्वल्स टू V बाई आर आ गया आपका। इसको हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। क्या बन जाएगी आपकी ये इक्वेशन? P इक्वल्स टू V इंटू
वी बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। ये एक फॉर्मूला और आपके पास आ गया है। हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए? सबसे पहले हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फिर हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फिर हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, फिर हमने तीसरा पढ़ा पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये वाला पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और अभी हमने फोर्थ भी पढ़ लिया है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये हमने 4 फॉर्मूले अलग अलग पढ़ लिए हैं जिससे हम पावर को निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके न्यूमेरिकल्स और बचा हुआ चैप्टर जो 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं उनको मैं न्यूमेरिकल्स में ही कवर अप करने वाली हूँ। ये मैंने आपको बहुत जल्दी कराया है क्योंकि ये एक आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा क्विक रिव्यू हम कह सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे आपके जब एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से करके जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।